नमस्कार। आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विधा को सीखने और समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है पत्र लेखन। निश्चित ही आज के इस वैज्ञानिक युग में सबसे पहले ये प्रश्न मन में आता है कि पत्र लेखन आवश्यक है क्यों? सच में यदि आप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों दृष्टियों से ही देखेंगे तो इसके महत्व को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज भी जब हम ईमेल के ज़रिए, टेलीफ़ोन से, मोबाइल से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से भी इतने सारे तरीके हैं हमारे पास अपनी बातों को अपने दोस्तों, मित्रों, सखा तक, संबंधियों तक पहुंचाने के लिए, तब भी हम जो कुछ भी ये कहते हैं, मौखिक रूप से कही हुई ये सारी बातें स्थायी नहीं होती हैं। अब स्थायी के रूप में, स्थायी दस्तावेजों के रूप में हमें लिखित पत्र की ही आवश्यकता पड़ती है। और सच मानिए, भावनाओं को, जज्बातों को, इन संवेदनाओं को लिखित रूप में रखने पर ही ये हमेशा के लिए हमारी याद बनकर रहते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से यदि आप व्यवहारिक दृष्टि की तरफ चलते हैं तो भी आप समझ पाएंगे कि आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, डाकघर में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, किसी स्कूल, ऑफिस वगैरह में, मतलब किसी भी प्रकार के कार्यालय में, चाहे हम वहाँ पर भी बहुत सारे काम कंप्यूटर पर देखते हैं, ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद वहाँ पर भी प्रमाण के रूप में लिखित दस्तावेज फाइलों के अंदर लगाए ही जाते हैं। ऐसे में पत्र लेखन हमारे लिए सीखना, समझना ज़रूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है। तो हम इस विधा को नकार नहीं सकते हैं, इसके महत्व को स्वीकारें और इसे लिखना सीखें। पत्रों के प्रकार इस प्रकार से हमें समझ में आते हैं कि दो प्रकारों के पत्र होते हैं। एक वो पत्र जो अनौपचारिक हैं, जिन लोगों को हम जानते पहचानते नहीं, उनके प्रति लिखे जाने वाले पत्र वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। उन अनौपचारिक पत्रों में भी हम अलग अलग प्रकार के पत्र देखते हैं, जैसे कि प्रार्थना पत्र होते हैं। प्रार्थना पत्रों में शिकायत पत्र, सुधार पत्र, आवेदन पत्र ये होते हैं। ठीक वैसे ही कार्यालयीय पत्र होते हैं। इन पत्रों के अंदर आप किसी भी प्रकार की कार्यालय, डाक अधीक्षक को पत्र, समाचार पत्र के संपादक को, परिवहन विभाग को या फिर किसी थाना प्रभारी को ये पत्र होते हैं। या फिर व्यावसायिक पत्रों में हम व्यापार के लेन देन, रुपयों के लेन देन, ऐसे पत्र देखते हैं। अब अगर आप देखेंगे, अनौपचारिक पत्रों में सामाजिक पत्र पाए जाते हैं, व्यक्तिगत पत्र पाए जाते हैं। व्यक्तिगत में हम पारिवारिक रिश्ते नातों में पत्र लिखते हैं और सामाजिक पत्रों में हम समाज के सारे लोगों को एकत्रित करके उनके प्रति भी संदेश, कोई पत्र इस प्रकार के लिखते हैं। अब अगर हम दोनों ही पत्रों की कुछ साझी बातों का या नियमों का जिक्र करें तो हम कहेंगे कि ये ऐसे लिखे जाने चाहिए जैसे हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। ये सरल होने चाहिए, इनकी भाषा सरल दिखाई देनी चाहिए, इसमें निश्चयात्मकता का गुण होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए पत्र क्या है, संक्षेप में लिखे जाने चाहिए, लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए ये, और सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण सही होनी चाहिए। वाक्य के अंदर हमें इसका ध्यान बहुत रखना ज़रूरी होता है। परीक्षा भवन के अंदर यदि पता न दिया जाए तो हमें झूठ मूठ का पता बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। ये वास्तव में नियमों के विरुद्ध है, तो उसका एक विशेष प्रारूप है, उसी प्रारूप के आधार पर हम काम करें। वहाँ पे परीक्षा भवन, केंद्र, ये सब लिख देना ही काफ़ी होता है, इसका ध्यान रखिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे भ्रमों से बिल्कुल दूर होते हुए एक उस प्रारूप की तरफ हम लोग चलेंगे जो प्रारूप अब प्रचलित भी है और उसी को हमें ध्यान में रखना है। आप परीक्षा भवन में भी बैठकर लिख रहे हैं तो आपको केवल इसी प्रारूप के आधार पर पत्र लिखना है। और एक बार आपने पत्र लिखना सीख लिया तो फिर आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी अगर कहीं बाहर किसी को कोई पत्र लिखते हैं तो आपको इसी प्रारूप के अंदर उस पत्र को लिखना है। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इस पत्र के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने कुछ बिंदु अलग अलग डाल दिए हैं। हम इन बिंदुओं को कह सकते हैं ये इस औपचारिक पत्र के अंग हैं। ये अंग 8 भाग हैं, इसके 8 अंग हैं। उन्हीं 8 बिंदुओं के आधार
आधार पर हम लोग इस पत्र को लिखेंगे। सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है ये है भेजने वाले का पता। निश्चित रूप से औपचारिक पत्र की शुरुआत हम इसी जगह से करेंगे, जो सबसे ज्यादा ऐसी स्थिति है जो आप अनौपचारिक के अंदर भी लिखते हैं, तो हम इसके अंदर भी शुरुआत यहीं से करने वाले हैं। भेजने वाले का पता लिखने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ स्पष्ट कर दूं, ये नंबर 1 अंग है इसका, जिसके अंदर आप क्या लिखेंगे। अगर आप कहीं बाहर जाके लिखते हैं तब तो निश्चित रूप से आपका पता लिखेंगे। उस पते का बिल्कुल सही तरीका है कि पहले आप मकान नंबर लिखते हैं, फिर आप गली नंबर लिखते हैं, घर का अगर कोई पता नंबर दिया हुआ है उसके बाद घर का नाम लिख देंगे, फिर आप अपने शहर को लिखेंगे, फिर आप अपने राज्य को लिखते हैं। इस प्रकार से पूरा एक पता लिखा जाता है एक क्रम के अनुसार, तो वो पता लिखेंगे। लेकिन क्योंकि हम परीक्षा भवन में हैं तो आपका पता है परीक्षा भवन, और डैश 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 शहर का मतलब है कि आपको सिर्फ यही लिखना है, इसके अंदर किसी शहर को नहीं लिखना। जैसे कि हम पहले भी बात करके आए हैं कि इससे हम लोग परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करते हैं यदि हम स्पष्ट रूप से किसी शहर को यहाँ पर लिख देते हैं। दिनांक लिखने का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इस प्रकार से दिनांक लिखने के बाद दिनांक नहीं लिखना है। दिनांक लिखने के भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि मैं यहाँ स्पष्ट कर देती हूँ। उदाहरण के लिए यदि हम आज की दिनांक की बात करते हैं तो ये आप इसको इस प्रकार से 2/9/2020 एक तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 2 सितंबर 2020 हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर सितंबर 2 और फिर 2020 इस प्रकार से लिख सकते हैं वहां पर। तो दिनांक सिर्फ इस तरीके से लिखने मात्र से काम चल जाएगा, अलग से इस शब्द को लिखने की जरूरत नहीं रहती है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है कि इस कॉलम पे इस जगह पर आपको दिनांक लिखना है। इसके बाद ये लिखना है हमको प्रति। आपको बहुत सारी जगहों पर सेवा में शब्द भी मिल सकता है, आप सेवा में भी लिख सकते हैं, पर अच्छा है यदि हम किसी अच्छे शब्द की तरफ जाएं जो और बेहतर लगे, बेहतर साउंड करता है जो, तो हम प्रति शब्द यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद में हम लिखते हैं प्रेषिती का पता। ये प्रेषिती का मतलब है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता क्या है। निश्चित रूप से इसका पूरा पता आप लोगों को पता होना चाहिए, आपको उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो वो ध्यान दीजिए, आप लोगों को क्या लिखना रहता है यहाँ पर। पहली पंक्ति में आपको लिखना है पद नाम। प्रेषिती का पद नाम आपको लिखना है। जिस भी व्यक्ति को आप ये पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम लिखना है। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर आपने प्रार्थना पत्र लिखा है तो कक्षा शिक्षक को लिखा है, प्राचार्य को लिखा है, ये उनके पद का नाम है, उसका नाम नहीं लिखना है। तो उस पद नाम के साथ में आपको नीचे लिखना है उस संस्था का नाम जिसके अंदर वो व्यक्ति काम करता है। अब जैसे शिक्षक और प्राचार्य की बात हुई तो आपको स्कूल का नाम लिखना है। यदि आप किसी कार्यालय में भेज रहे हैं किसी पत्र को तो उस कार्यालय का जो संस्था का नाम लिखिए आप लोग। अगर आप किसी संपादक को लिख रहे हैं तो संपादक महोदय का परिचय देने के बाद यहाँ पे संपादक महोदय लिखा, उसके नीचे आप उस समाचार पत्र का नाम लिखिए। मतलब जहां पर वो व्यक्ति उस पद पर कार्य कर रहा है उसकी संस्था का आपको नाम लिखना है। तीसरी जगह पे आएंगे हम शहर का नाम लिखते हैं। निश्चित ही ये भी आपको डैश 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 शेयर करके लिख देना है, या फिर जो भी पता आप लोगों को परीक्षा के अंदर प्रश्न में दिया गया है वहां पे ये दिया गया हो सकता है कि आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हैं तो आपका पता भी वो हो जाएगा। आपको इन्हें पत्र लिखना है, उस व्यक्ति का भी बारे में स्पष्ट दिया जाता है, उसका पता भी हो सकता है तो वो पता लिखना है। नहीं दिया गया है तो ये तो सीधा सीधा पद नाम और संस्था और डैश 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 शहर ऐसे ही, और यहाँ पर ऊपर जो हमने लिखा है परीक्षा फंड वाला हिस्सा, ये आपका दूसरा हिस्सा यहाँ पर शुरू होता है जहाँ पे आप लिखते हैं प्राप्त करने वाले का पता, यानी जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका पता। लगे हाथ में यहाँ स्पष्टीकरण देते चलती हूँ, हम क्या गलती करते हैं उन गलतियों को ना दोहराएं। वो पहली गलती जो इस पूरे हिस्से में दिखाई देती है वो सबसे बड़ी गलती इसी शब्द के साथ है, यह है परीक्षा जो यहाँ पे लिखा गया है। आप ये शब्द गलत लिखते हैं। निश्चित ही मैंने कहा है झूठ मूठ का एड्रेस आपको नहीं लिखना है, तो यही लिखना है आपको। अब ये लिखना है और इसके अंदर शब्द में गलती होगी तो नंबर कटेंगे। आप इन 8 अंकों को महत्व को समझ लीजिए। इनमें से किसी भी अंक में कोई भी गलती होती है तो नंबर वैसे ही कटता है। जैसे
मैथ्स के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो एक एक उसके स्टेप के आपको पॉइंट मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। ठीक वैसे ही पत्र लेखन के अंदर भी ये चीज मायने रखती है कि आप हर बिंदु को ध्यान से देखें। तो अब आप कहेंगे कि इसमें क्या हुआ, ये तो मात्रा की गलती साधारण गलती है। निश्चित ही सबकी गलती होती है, पर जब हमें पता ही है कि हमें परीक्षा भवन के अंदर परीक्षा के लिए एक पत्र लिखना है, तो इस चीज को हम रट क्यों न ले कि इसमें बड़ी की मात्रा की लगी है। क्योंकि जब हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, देखिए बहुत सारे शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैं यहाँ पे 2 शब्द लिख रही हूँ। ये शब्द लिखा है दूध और एक शब्द मैंने लिख दिया है ये। निश्चित ही आपके लिए ये भी वही शब्द है। अब इन दोनों शब्दों में साफ साफ समझ में आ रहा है कि केवल मात्रा की गलती है। तो ये पढ़ने वाले को भी समझ में आता है कि इसका कोई और मतलब तो है ही नहीं, ये बच्चे की भाषा की गलती है, उसे मात्राओं का बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने इसे छोटे की मात्रा से लिख दिया है। सही है ये, पर वो ऐसा लिख देता है, पर वो चला देगा। पर जब आप ऐसे किसी जगह पर किसी और शब्द को लिखते हैं, उदाहरण के लिए अगर मैंने दीन लिखा है और दिन लिखा है, ऐसे 2 शब्द दिख रहे हैं, निश्चित ही ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, समस्या देंगे। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं जहाँ पे मात्रा के बदलाव से अर्थ में परिवर्तन आता है, तो वो समस्या देगा और वो आपके नंबर भी कटवाएगा। तो यहाँ पर वही बात है, परीक्षा में छोटी ई की मात्रा लगाते ही इसका मतलब कीचड़ से संबंधित हो जाता है। जहाँ मिट्टी सनी चीजें हैं वो उसको कहलाता है परीक्षा। पर हम जब परीक्षा बोलते हैं तो उसका मतलब है बहुत ध्यान से अच्छी तरह से देख परख कर चीजों को करना, तो उसे हम परीक्षा कहते हैं। तो उस भवन में तो आपको परीक्षा में ये गलती नहीं करनी है। आगे चलूंगी मैं। इसके बाद आपको एक नीली लाइन जो ये दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि ये लाइन आपको छोड़नी है। कहाँ लाइन छोड़नी है, कहाँ नहीं छोड़नी है, ये हमेशा समस्या आती है, तो बहुत स्पष्ट समझ लें उसको। ये लाइन छोड़ दी गई है, यानी ये 2 अंग होने के बाद आपको लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारा है विषय। विषय लिखना है। विषय से अभिप्राय जो भी आपको पत्र का विषय दिया गया है, उस विषय को आपको बहुत संक्षेप में यहाँ पर नोट करना है। विद्यालय में आपको विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखना है। आपको 4 दिन का अवकाश चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, इस प्रकार से लिखेंगे। आप किसी संपादक को पत्र लिखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं गरीब मोहल्ले में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए एक चर्चा पत्र, आप किसी भी तरह से उसको संक्षेप में लिखिए और यहाँ पे उसे लिखना है। संक्षेप में लिखना है, पूरा लंबा चौड़ा विस्तार से उसे नहीं लिखना है। इसके बाद में फिर से एक लाइन छोड़ देंगे आप विषय के बाद में, और आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं अभिवादन, संबोधन। जिसको आप पत्र लिख रही हैं उस व्यक्ति को आप क्या कहकर पुकारेंगे, प्रशस्ति जिसको हम कहते हैं, वो आपको लिखनी रहती है। तो संबोधन में जो औपचारिक पत्र होते हैं वहां पर बहुत ही सर्वसाधारण सा एक शब्द है महोदय। ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है, पचने की जरूरत नहीं है। निश्चित ही प्राचार्य को लिखिए तो आपको यहाँ महोदया लिखना है, और यदि उन्हें प्राचार्य कहा है तो आपको महोदय लिखना है। यानी कि लिंग का ध्यान आप रखेंगे, ये आपको काम करना है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि नहीं और भी शब्द हमें पता होने चाहिए, तो आप श्रीमान, श्रीयुक्त, महोदय जैसे हमने लिखा है, मान्यवर, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे का जो हिस्सा है ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। निश्चित ही मैंने भी कहा ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन मैं फिर याद दिला दूं, सिर्फ यही पत्र नहीं होता है। पत्र हमारा यहाँ से शुरू हो चुका है। पत्र लेखन में सारे अंग बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर हमारे पत्र की सामग्री होती है, विषय वस्तु होती है पूरी की पूरी। तो इस विषय वस्तु को भी बहुत व्यवस्थित लिखने के लिए मैंने यहाँ पे प्रकार लिखे हुए हैं। आपको इसे 3 अनुच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश कीजिए आप इसी क्रम से लिखेंगे, एक सुंदर पत्र दिखाई देगा, एक अच्छा पत्र दिखेगा, एक अच्छा प्रभाव डालेगा वो चेक करने वाले के ऊपर। तो पहला जो आप अनुच्छेद लिखते हैं उसमें आप भूमिका लिखते हैं, स्ववृत्त इसे आप कह सकते हैं। अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, आपने क्यों पत्र लिखा है, कहाँ रहते हैं, ऐसा छोटा मोटा परिचय आप दे सकते हैं उसके अंदर। या फिर यूँ कह लीजिए आपकी जो बात आप कहने वाले हैं उसकी भूमिका बना दीजिए कि इस तरीके से लगे कि ये कौन
व्यक्ति बोलना चाहता है और किस विषय पे बोलना चाहता है। तो वो भूमिका थोड़ी सी बनाइए, भले 2 लाइन की लिखिए, लेकिन उसे शुरुआत इस तरीके से कीजिए, डायरेक्ट बिल्कुल एक प्रत्यक्ष अपनी बात कहना न शुरू करें, भूमिका बनाएं। अनुच्छेद बदल दीजिए और दूसरे अनुच्छेद में अब आप अपने विषय को विस्तृत कीजिए। अब आप जो कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट कीजिए, विस्तार से लिखिए। अब विस्तार से का मतलब ये नहीं है कि आप लंबा चौड़ा पत्र लिख लेंगे, वहां पर बिल्कुल नहीं लिखना है। प्रयास करें एक ही पृष्ठ के ऊपर आपका पूरा पत्र आ जाए सहज साधारण रूप से, क्योंकि वैसे भी ये औपचारिक पत्र है, इधर उधर की बातें आपको नहीं लिखना है, जो जरूरी बिंदु है सिर्फ वही करिए। तो लिखिए उसे विस्तार से, मतलब इस जगह पे आपको वो लिखना है जो बहुत जरूरी भी है और उसमें कुछ भी ऐसा ना छूट जाए जिसके बिना समझ में ही ना आए कि पत्र क्यों लिखा गया है। तो आपको अपनी बात को यहाँ पर अच्छे से स्पष्ट करना है। तो वो विषय विस्तार जो है वो आपको नंबर 2 पे करना है। इसी जगह पे तीसरा जो एक अनुच्छेद बनेगा वो फिर से वापस छोटा सा अनुच्छेद होगा जो आपके विषय को यानी आपके इस पत्र को थोड़ा सा समअप करेगा, उसकी समरी, उसका संक्षेप, उपसंहार, कंक्लूजन आप कह सकते हैं उसको इंग्लिश के अंदर। तो आपको वो समापन करना है, ये संक्षिप्तीकरण करना है, छोटे संदर्भ में इसको आप यहाँ पे लिखिए। तो ये आपका जो 5वां भाग है, अंग है, इसमें आपको एक पद्यांश में, फिर दूसरे अनुच्छेद में और फिर तीसरे अनुच्छेद में गद्यांश में अपनी बात को लिखना है। आगे जाएंगे हम, एक लाइन फिर से छोड़ देंगे क्योंकि हमारा पत्र करीब करीब एक हिस्सा पूरा हो गया, इसे छोड़ेंगे। अब आप आएंगे उसके बाद में हम लिखते हैं। निश्चित ही जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो ये बहुत जरूरी है आप आभार ज्ञापित कीजिए। धन्यवाद इस प्रकार के शब्द लिखिए, साभार शब्द लिखिए, आभार सहित इस प्रकार का शब्द लिखिए। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। इसे लिखने के बाद में आप लिखिए स्वनिर्देश। इसे कहते हैं स्वनिर्देश। स्वनिर्देश का मतलब अपना परिचय दीजिए, आप कौन है। परिचय से मतलब ये वाला परिचय नहीं है, ये परिचय अलग परिचय का। यहाँ पे आपको अपना निर्देश बताना, आप हैं कौन। तो आप उनके सामने, जैसे यहाँ पे आपने किया था ना ऊपर संबोधन के लिए, ये आपने उस व्यक्ति के लिए किया है, उन्हें आपने महोदय कह के पुकारा है। यहाँ पे आपको अपने बारे में लिखना है, आप क्या हैं उनके। तो आपको इसे लिखना है स्वनिर्देश के अंतर्गत। स्वनिर्देश के अंदर भी बहुत सारी गलतियां होती हैं और वो गलती की तरफ भी मैं फटाफट ध्यान दिला दूं आप लोगों का। हम लोग अक्सर आपका भवदीय, यहाँ पे भी एक और शब्द जोड़ देते हैं, आपका भवदीय। भवदीय का मतलब ही आपका है, आपका आज्ञाकारी है, भवदीय। तो ध्यान दीजिए कि इसके आगे आपका शब्द नहीं लिखना है, तुम्हारा शब्द नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है भवदीय या फिर भवदीया। क्योंकि अगर दिया गया है आप सीमा है तो आप लिखिए भवदीया, और अगर दिया गया है आप प्रकाश कुमार है तो लिखिए भवदीय, निश्चित ही। ठीक है, तो ये शब्द बिल्कुल सहज स्पष्ट, अब इसके अलावा और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी जैसे मैंने यहाँ कहा कि अगर आप शब्द चाहें तो आपको दिए जा सकते हैं। आप आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी लिख सकते हैं, शुभ चिंतक शब्द लिख सकते हैं, ये शब्द आप निवेदक लिख सकते हैं, निवेदन करने वाला। तो निवेदक, शुभ चिंतक, आज्ञाकारी, ये शब्द आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नहीं तो कुछ याद नहीं हो तो आप इसे भवदीय लिखकर आगे बढ़ जाएं। अगले बिंदु पे मैं जाऊंगी, ये 8वां प्रकार है हमारा, ये है आपको यहाँ करना है हस्ताक्षर और नाम। निश्चित ही परीक्षा भाग में हम हस्ताक्षर पर नहीं जाते हैं, पर मैंने पहले कहा हम व्यवहारिक जीवन में जब पत्र लिखते हैं तो आपको हस्ताक्षर करना पड़ता है, तो नाम के पहले हम हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है नाम। जाहिर बात है, नाम यदि आपको सीमा या प्रकाश कुमार जैसा दिया गया है तो आपको वो नाम लिखना है। यदि नाम नहीं दिया गया है तो याद रखिए, ध्यान रखिए, बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, आपको वहां पर क ख ग इस प्रकार से ही लिखना है। अ ब स ये लिख सकते हैं आप, च छ ज लिख सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी जो गलती आप करते हैं उसको नोट कीजिए। हम क ख ग को ऐसा लिखने की बजाय इकट्ठा लिख देते हैं, ये क ख ग इकट्ठा लिख दिया हमने, तो वास्तव में ये एक शब्द हो गया है। हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक शब्द नहीं लिख रहे हैं, हम 3 शब्दों की जगह पर क ख ग अलग अलग वर्णों में अलग अलग शब्द ही लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा नाम है, ये हमारा मिडिल नेम है और ये हमारा सरनेम है। इस प्रकार से हम स्पष्ट करते हैं कि अगर 3 हिस्सों में भी नाम लिखना पड़े तो हमें पूरा नाम लिखना चाहिए यहाँ पर।
नाम आपका पूरा लिखते हैं। ये एक आपका प्रारूप है औपचारिक पत्र का। गलतियों को हटाते हुए, थोड़ा उनके ऊपर ध्यान देते हुए प्रयास करें कि हम इसके ऊपर काम करें। सिर्फ यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 8 बिंदुओं को दिमाग में बिठा लीजिए और उसके आधार पर पत्र लिखिए। आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी और निश्चित ही आपको बहुत अच्छे अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे। आइए जल्दी से अनौपचारिक पत्र को भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं। निश्चित रूप से अलग अलग अंगों में इसकी चर्चा है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अंग अलग से स्पष्ट किए गए हैं कि 7 अंग में, इस 7 भागों में इस पत्र को लिखा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो 3 बातें हैं वो ध्यान रखिए। जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तब हमें प्रशस्ति अर्थात संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देश, इन 3 के ऊपर विशेष रूप से अपना अधिकार हमको स्थापित करना रहता है। तो क्या क्या करते हैं हम, बिल्कुल क्रम से चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा भाग है वो हमारा बिल्कुल वही है जहाँ पे हम लिखते हैं पता, प्रेषक का पता। तो प्रेषक यानी जिसने पत्र लिखा है, आपका पता आपको वही लिखना है। परीक्षा भवन डैश 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 शहर, दिनांक जैसे हम पहले बता के आए हैं, दिनांक कैसे लिखना है, शहर कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको पता दिया गया है तो वो लिखिए। उसके आगे जाएंगे, हम एक पंक्ति छोड़ देंगे ये नीली लाइन के साथ में। दूसरा जो भाग है वो है प्रशस्ति यानी संबोधन का हिस्सा। इस संबोधन के हिस्से को समझ लें। यदि आप किसी बड़े को संबोधित करते हैं तो क्या लिखेंगे, बराबर वाले को संबोधित करते हैं तो क्या लिखेंगे, और छोटों को अगर कुछ संबोधित कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। तो यही अनौपचारिक पत्र की खासियत है कि आप वहां पर अपने संबोधन के माध्यम से, मैंने पहले कहा इन तीनों के माध्यम से ये बताते हैं कि आपका कितना अपनत्व है उस व्यक्ति के साथ में। तो निश्चित ही जब हम अंग्रेजी के अंदर लिखते हैं तो माय डियर फादर इस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन हमारे हिंदी के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं। डियर हम अपने से छोटे या फिर बराबर वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रिय शब्द जो है, बड़ों के लिए हम पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय इस प्रकार से शब्द लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर पूजनीय, अगर आपका बराबर वाला है तो उसके लिए आप मित्र, मेरा मित्र, प्रिय मित्र ये शब्द लिख सकते हैं। और यदि आपका कोई छोटा है तो आप उसे सिर्फ प्रिय, या आपका भाई बंधु है तो प्रिय, अनुज, इस प्रकार से आप वो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सूची देख सकते हैं कुछ नाम। आप हालांकि अगर आपका छोटा कोई व्यक्ति है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं तो आप उसका नाम लेकर भी उसे संबोधित कर सकते हैं। इसके आगे जाएंगे हम, जो इसका तीसरा हिस्सा है वहां पे हम करते हैं अभिवादन। अनौपचारिक पत्र में भी साधारणतः नमस्कार लिखा जा सकता है, पर आपने नोटिस किया होगा हमने वहां पे अभिवादन नहीं किया है। पर अनौपचारिक पत्र के अंदर ये बहुत जरूरी है, अभिवादन आपको लिखना है। तो अभिवादन के लिए भी बड़े लोग हो, यदि आप उनको लिख रहे हैं तो आपको नमस्ते, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार इस प्रकार के शब्द लिखना है। बराबर वाले के लिए आप साधारण नमस्कार, मधुर स्मृति, प्रेम इस प्रकार का शब्द नोट कर सकते हैं। और यदि आपसे कोई छोटा है तो उसे आप लिख सकते हैं शुभाशीष, स्नेहाशीष, चिरंजीव रहो, ऐसे शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं। आगे जाएंगे हम, इसका जो अगला भाग होगा वो इसका पत्र की सामग्री का हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हमने अनौपचारिक में बात की है, आप इसे अलग अलग अनुच्छेदों में लिख सकते हैं। तो अपना परिचय यहाँ देने की जरूरत नहीं है, पर आप लिख सकते हैं आप कैसे हो, सामने वाले से पूछिए हम आपका इंतजार कर रहे थे, आपके बारे में ये खबर लगी, इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। यानी भूमिका यहाँ पे भी बनाइए, फिर अपने विषय को विस्तार से लिखिए। जो भी विषय आपको पत्र का दिया गया है, जिस पे आपको लिखना है, वो विषय आप स्पष्ट कीजिए और उसे विस्तृत करते हुए चीजों को आप नोट कर सकते हैं। तो आप ये 2 अनुच्छेदों में, 3 अनुच्छेदों में, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है आप किस प्रकार की बात कहना चाहते हैं। अपनत्व के साथ शब्दों का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर अपने पत्र को लिख सकते हैं। अगला बिंदु जो हमारा है, फिर से महत्वपूर्ण बिंदु है, ये अभिवादन का बिंदु है। हम यहाँ पे अभिवादन किस प्रकार से करते हैं, जहाँ पे हम पत्र की समाप्ति करते हैं। ये एक वाक्य में भी हो सकती है, एक शब्द में भी हो सकती है। वाक्य में इस प्रकार से हो सकती है कि पुनः अभिवादन, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एक अभिवादन हम ऊपर करके आए हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बाकी सबको प्रेम, उनको स्नेह, चाचा जी को प्रणाम, जो भी परिवार के दूसरे सदस्य हैं या जिस भी व्यक्ति को आप लिख रहे हैं, उनके आसपास के लोगों को आप इस जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं।
तो उन्हें अभिवादन देना है, यानी एक प्रकार से ये पत्र का समापन होता है, उस लाइन को हमें लिखना है। इसके बाद हम छठा बिंदु जो इसका लेते हैं वो है स्व निर्देश। महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पे स्पष्ट करिए आप कौन हैं, आपका निर्देश बताइए, आपका उसके साथ क्या संबंध है जिसे आपने ये पत्र लिखा है। यदि आप किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो लिखिए आपका प्रिय विनीत, यानी विनम्र है जिसके सामने आप, आपका प्रिय पुत्र, आपकी प्रिय पुत्री, इस प्रकार के आपको अपने बारे में निर्देश लिखना रहते हैं। बराबर वाले के लिए आप साधारण, प्रिय, तुम्हारा, अभिन्न हृदय, अभिन्न मित्र, इस प्रकार के शब्द नोट कर सकते हैं। और यदि आप किसी छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं, आपसे छोटा व्यक्ति है, उसके लिए आप तुम्हारा शुभेच्छु, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शुभाकांक्षी शब्द लिखा है, तो आप कोई भी शब्द इसमें से प्रयोग कर सकते हैं। और फाइनली हमारे पास में 7वें नंबर पे 7वां अंग हमारे अनौपचारिक पत्र का जो है वो है नाम लिखना। आपको नाम यदि दिया गया हो तो वो नाम लिखेंगे, नहीं दिया गया हो तो आपको क ख ग बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले चर्चा की है वो लिखना है। यानी कि ध्यान से ये ध्यान आपको रखना है इस पत्र के अंदर कि ये जो 3 चीजें हैं ये व्यवस्थित हों। अनौपचारिक पत्र में आपका ये हिस्सा लिखने के बाद आप लोग जिसे पत्र लिखते हैं उसका पता लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र में हम ये नहीं लिखते हैं। वहां पे आप विषय लिखते हैं, यहाँ पे आप विषय नहीं लिखते हैं। वहां पे आप संबोधन के बाद में सीधा पहले अभिवादन की तरफ नहीं जाते हैं, पर यहाँ पर हम पहले अभिवादन लिखते हैं। तो क्या चीज वहां लिखते हैं, क्या यहाँ नहीं लिखते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान यदि आप रखेंगे तो आप समझ पाएंगे, आपका पत्र व्यवस्थित होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पत्र लेखन की इस विधा में पारंगत होंगे। इसे लिखिए, प्रयास कीजिए, जो भी आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिन भी विषयों के आपको दिया जा रहा है, उन विषयों के ऊपर पत्र लेखन का कार्य करके अभ्यास कीजिए। आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से इस रचनात्मक लेखन के अंदर कुशल होंगे, दक्ष होंगे। फिर मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए शुभ दिन।